हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग क्या चाह रहे हैं, कुल टोटल 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जो एमसीक्यू कौन से होंगे, किसी भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, या फिर क्या किसी स्टेट पीसीएस में, या फिर किसी भी एनडीए या सीडीएस किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हुए पीवाईक्यू होंगे। तो हम लोग का मेन टारगेट क्या है, जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स 2026 का है, जो मई में लगा हुआ है, उसके लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, टोटल 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम लोगों ने कल कहाँ तक सॉल्व किया था, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। और आज हम लोग बचे हुए बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, बाकी आप लोग इसका आंसर क्या है अपना कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन हमारा है, पुनर्संयोजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में आपको बताना है। इस संदर्भ में हाल ही में क्या है, क्या लिखा है, वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर वैक्सीन होती है, कि इसके निर्माण में आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका यूज़ होता है। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या है, जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोग वाहक यानी कि वेक्टर के रूप में किया जा सकता है, यानी कि जो वायरस या बैक्टीरिया है, इसका उपयोग क्या कहते हैं कि वेक्टर के रूप में किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, इसके बारे में जो दो कथन दिए गए हैं, दोनों के दोनों हमारे सही है। और यहाँ पे बात की गई है वेक्टर। वैसे अगर वेक्टर का मतलब होता है कि जो मतलब कि एक वाहक के रूप में कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और अगला क्वेश्चन हमारा 2021 का है, जो कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है। यानी कि जो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, वो किसके संदर्भ में है, जो हमारे समाचारों में उल्लेखित रहता है। तो इस प्रकार के यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है। आपने अगर पिछले वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से यूपीएससी ने लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा है। तो इसमें क्या बोला है, R2 व्यवहार कोड ऑफ प्रैक्टिसेस किसके संदर्भ में, क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीयता व्यवहार है, या क्या रामसर कन्वेंशन से संबंधित कुछ है अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की आर्द्र भूमियों का पारिस्थितिकी प्रबंधन है, क्या निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार है, या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, क्या हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के संदर्भ में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो R2 यानी कि जो हमारा होता है रिड्यूस और रीयूज़, यानी कि हमारा प्लास्टिक से संबंधित है। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार लाने के लिए है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है उसके पुनर्चक्रण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और चलिए बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना हो, तो ये जो हमारा एक मतलब कि जो कहते हैं कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्टेज होता है, उसका क्या कहता है, मतलब कि रिड्यूस और रीयूज़, यानी कि उसके जो वेस्टेज है उसको कम करना, और साथ क्या जो हमने इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण लिए हैं उसका क्या करना, रीयूज़ करना। तो इसी से संबंधित होता है। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है बेलगार्ड से संबंधित। तो ये भी हमारे क्या 2021 में ही पूछा गया था। बेलगार्ड के संदर्भ में आपको बताना है कि बेलगार्ड 1 और 2 प्रौद्योगिकियाँ यानी कि टेक्नोलॉजी हाल ही में उल्लेख में रही, इसके संदर्भ में किसके संदर्भ में रही थी। तो आप समझ रहे होंगे कि यूपीएससी जो है मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर जो मतलब कि क्वेश्चन बनाती है, करंट अफेयर्स को मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखती है, और उसके बाद में ही क्वेश्चन बनाती है। तो आपको बताना है कि वेलगार्ड 1 और 2 किससे संबंधित प्रौद्योगिकी है। क्या पादप फसली के क्लोनीकृत प्रवर्धन से संबंधित है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास से संबंधित है, पादप वृद्धि कर पदार्थ का उत्पादन से संबंधित है, या फिर जैव उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। तो आप जान रहे होंगे कि जो बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 है हमारी किससे संबंधित है, जो हमारे के आनुवांशिक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उसको उत्पादन से संबंधित होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो बेलगार्ड 1 और 2 जो हमारे क्या है, जैसे कि हमारा क्या बीटी कॉटन हो गया, उसमें क्या होता है मतलब कि जो बीटी कॉटन में एक बैक्टीरिया को मतलब कि क्या कहते हैं, बेसिलस
थूरीजेनेसिस करके एक बैक्टीरिया होता है उसको इसमें मतलब कि जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए यूज़ किया जाता है। तो उसके ज़रिए क्या होता है मतलब कि जो उसकी फसल होती है उसको कीड़े नहीं खा पाते हैं, तो इसके संदर्भ में होता है। तो इस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। और अगला चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ की बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे फिर टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिर 1 घंटे से भी ऊपर ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या बोला है, कब क्या पूछा है पूछा है उपयुक्त में से कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। यानी कि उपयुक्त में से कौन है जो कृत्रिम माध्यम में संश्लेषित किया जा सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। और इसके संदर्भ में यूपीएससी ने ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा था और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग क्या आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें बोला है कृत्रिम माध्यम में कौन सा संवर्धित किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा हमारा जो जीवाणु होता है वो कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, कवक भी किए जा सकते हैं। परंतु जो वायरस होता है वो वायरस हमारे क्या होता है, केवल जैविक पदार्थों यानी कि जैविक चीज़ों पर ही संवर्धित होता है। तो इसके लिए क्या मतलब कि कृत्रिम माध्यम यानी कि जो मतलब कि कहते हैं निर्जीव जगहों पे इसकी वृद्धि नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला गलत होने के साथ ही हमारा आंसर क्या हो जाता है, केवल ए, यानी कि 1 और 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा है सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्ती एलईडी बत्तियों से किस प्रकार भिन्न है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो यूपीएससी है उसने क्या पूछ लिया, मतलब कि जो हमारे मतलब कि प्राचीन एक प्रौद्योगिकी है यानी कि जो हमारी सोडियम प्रकाश है, और जो हमारी आधुनिक प्रौद्योगिकी है कौन है, जो एलईडी है, उसके संदर्भ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको इसके संदर्भ में आपको आंसर बताना है। तो इसके संदर्भ में क्या क्या दिया है हमारे पास, जो ऑप्शन है बना है, सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु जो एलईडी होती है बत्तियाँ ऐसा नहीं करती हैं। तो आपको हो सकता है सोडियम बत्ती यानी कि जो सोडियम लाइट है उसके बारे में ना पता हो, पर एलईडी के बारे में तो पता ही होगा, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड जिसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ऐसा एलईडी नहीं करती है कि मान लिया 365 डिग्री में उत्पन्न करती हो, परंतु जो हमारी सोडियम बत्तियाँ होती हैं वो ऐसा करती हैं। तो मैं आपको ये यानी कि बता देता हूँ, जो हमारी सोडियम बत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, 360 डिग्री में यानी कि 360 डिग्री में कंप्लीट इस प्रकार से 360 डिग्री में जो है प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। उसके बाद में बोला है हमारी जो सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों का उपयोग अवधि अधिक होती है। कि हमारी जो मतलब सोडियम बत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो सोडियम जो लाइट होती है वो क्या हमारी एलईडी की लाइट की तुलना में अधिक उसका जीवन काल होता है, ये बोला है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो सोडियम लाइट होता है उसका मतलब कि लाइफ टाइम थोड़ी सी कम होती है, वहीं जो हमारी एलईडी होती है उसकी लाइफ टाइम काफ़ी मतलब कि अधिक होती है, लगभग 25 साल से भी अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से मतलब कि हमारा सेकंड वाला गलत हो जाता है, और सेकंड गलत होते ही हम अगर इसको काट दें तो हमारे पास क्या है 50-50 आंसर बचा हुआ है, और एक तो हमारा पहले ही हो चुका है यानी कि सही है। इस प्रकार से हम क्या आंसर तक पहुँच चुका है। और अभी हमने क्या तीसरा देखा भी नहीं, पर तीसरा पढ़ लेते हैं फिर भी। क्या सोडियम बत्तियों के प्रकाश के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णीय होता है, यानी कि जो सोडियम बत्ती होती है उसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो क्या होता है, एक वर्णीय होता है, जबकि जो एलईडी होती है उससे जो प्रकाश उतरता वो जो व्यवस्था होती है उसमें क्या सार्थक वर्ण यानी कि सुविधा यानी कि कलर्ड एडवांटेज उत्पन्न करता है। यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं एलईडी है वो मल्टीपल कलर्स को मतलब कि क्या करते हैं कि निकालती है। एक तरीके से उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है यानी कि जो वेवलेंथ होती है उसके संदर्भ में बोला गया है कुल मिला के। तो अगला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेता हूँ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा, और देख रहे होंगे क्वेश्चन मतलब कि कितना बेसिक सा बनाया है, परंतु अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व करने में ही मतलब कि आपके पसीने छूट जाएंगे और आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है। पूछा है जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोल सकता है, मतलब कि जो जल होता है हमारा वो अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलता है। तो ऐसा क्यों करता है। और जल को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा पानी होता है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, यानी कि सार्वभौमिक जो विलय कहते हैं, विलायक या मतलब कि जो घुलने वाला होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो क्या बोला है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, ऐसा क्यों है। क्या इसकी द्विध्रुव प्रकृति होती है, क्या इसका ऊष्मा का सुचालक होता है इसलिए, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है क्या इसलिए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्साइड होते हैं यानी कि क्या इसलिए। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँ तो अगर आपने थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर शायद लूसेंट वाला भी पढ़ लिया हो तो भी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो जो जल होता है हमारा उसकी क्या होती है, मतलब कि द्विध्रुव प्रकृति होती है, इसलिए क्या करता है जो बहुत ही आसानी से द्रव में बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो घुल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो चलिए अगला अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और जी हमारा टोटल क्या है जो करंट अफेयर्स है
उससे संबंधित है। और इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, पर क्या होगा, जो थीम रिपीट हो जाएगी। मतलब कि इस प्रकार से यूपीएससी कोई और क्वेश्चन बनाएगी, बस यहाँ पे बिस्फेनॉल की जगह पे कुछ और लिख देगी। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि बिस्फेनॉल जो चिंता का कारक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में संरचनात्मक यानी कि मुख्य घटक है। तो आपको बताना है कि बिस्फेनॉल जो होता है मतलब कि किस प्रकार के प्लास्टिक से उत्पन्न होता है। तो देख रहे होंगे यानी कि यूपीएससी ने स्पेसिफिकली प्लास्टिक का नाम अपने आप ही ले दिया, यानी कि यूपीएससी चाह रही है कि थोड़ा सा और डिटेल में पूछे। वैसे तो यहाँ पे क्या पूछ सकती थी, प्लास्टिक, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर और कोई भी चीज़ बोल सकती थी, परंतु उसने प्लास्टिक के भी कैटेगरी वाइज और डिटेल में पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा और टफ हो जाता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, क्या निम्न घनत्व यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में होता है क्या बिस्फेनॉल? पॉलीकार्बोनेट में होता है क्या एथेनॉल? पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट में होता है क्या? पॉलीवाइनिल क्लोराइड में होता है क्या? तो आपको बता देता हूँ मैं। वैसे तो ये क्या मतलब कि डायरेक्टली एक्चुअल भी हो जाता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बी। पॉलीकार्बोनेट में जो होता है क्या होता है, बिस्फेनॉल ए होता है, जो क्या होता है मतलब कि कैंसर कारक एक तरीके से होता है, इसलिए इसका चिंता का विषय है। यानी कि जो बिस्फेनॉल होता है वो अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो क्या करता है, कैंसर को उत्पन्न कर सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्या हमारा है, निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसोन, देख रहे होंगे ये भी हमारा क्या 2021 का ही क्वेश्चन है। और पूछ रहे हैं ट्राइक्लोसेन के संदर्भ में ट्राइक्लोसेन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने हानिकारक माना जाता होगा। अभी देख रहे होंगे आप, पहला जो अभी हम लोगों ने अभी जस्ट सॉल्व किया और ये वाला क्वेश्चन, दोनों लगभग देख रहे होंगे बिल्कुल सेम है, और पूछ लिया है कि कहाँ पे पाया जाता है जो कि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। क्या हमारा खाद्य परिरक्षण में होता है, क्या पुनर्प्राप्ति प्लास्टिक में होता है, क्या फल पकाने वाले पदार्थों में होता है, प्रसाधन सामग्री में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसे तो मतलब कि इसका भी आंसर अगर आप कितना भी पढ़ लें, पर आपको क्या होगा, ये मतलब कि शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले। अगर करंट अफेयर्स में कभी मतलब कि तुक्के से पढ़ने में मिल गया होगा तो अलग बात है, वरना क्या इसको आप स्पेसिफिकली मतलब कि स्पेसिफिकली इसको आप नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि आप तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ कीजिए और अपने कॉमन सेंस का यूज़ ही करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। परंतु मेरी मतलब कि यही सलाह रहेगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस अटेम्प्ट करना है, वो भी अपने कॉमन सेंस के जरिए। ऐसे बोला है ट्राइक्लोसेन, ट्राइक्लोसेन को पढ़ने से कुछ अनुभव लग रहा है कि शायद कुछ प्लास्टिक से संबंधित होगा। तो लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अनुमान लगा रहे हैं कि क्या खाद्य परिरक्षण यानी कि जो खाना होता है उसको सुरक्षित रखने में इसका यूज़ होता है क्या? पुनर्प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र बनाने के लिए क्या इसका यूज़ होता है क्या? फल पकाने वाले पदार्थ होते हैं या प्रसाधन सामग्री। तो देख रहे होंगे जे और जे चारों क्या तीनों क्या हमारे स्पेसिफिक हैं, पर देख रहे होंगे जो प्रसाधन सामग्री है यानी कि इसमें बहुत सारा ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है। तो अनुमान अगर लगाएं तो इन तीनों के मुकाबले यानी कि डी वाला हमारा होने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। पर इसी प्रकार से मैंने क्या आंसर निकाल पाया था इसका। तो आप भी अगर निकालना चाहें तो यूपीएससी ने का इसका फाइनल आंसर भी क्या दिया है, प्रसाधन सामग्री ही दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा डी। तो इसी प्रकार से मतलब कि अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो भी अपना मतलब कि इन्फॉर्मेशन उसका यूज़ करते हुए आंसर निकालना होता है। ऐसे अगर खाद्य परिरक्षण रखें तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, पर इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा डी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगला है आपका, उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए, यानी कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से बनाए, कौन कौन से, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। तो इतने सारे विकल्प दिए हुए हैं, यानी कि इतने सारे जो ऐप हैं उन सारे के ऐप के बारे में बताया गया और पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा जो है हमारा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। तो आपको इसका आंसर निकालने से पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो ये कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि ओपन सोर्स हो गया, एक होता है सर्विस ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया, एक है सर्विस ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। पर जी क्या होता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर करके उसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यानी कि जो सारे के सारे जो ऐप थे मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जो कि गवर्नमेंट और के द्वारा मतलब कि प्रोवाइड किए गए थे। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा डी। तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर निकालना था। और अगला क्वेश्चन हमारे फिर से है क्या, वेब 3, और इससे क्वेश्चन तो रिपीट होने का चांस मुझे लग रहा है कि शायद रिपीट भी हो सकता है या फिर मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वेब 3 अभी क्या है, जो मतलब कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और आगे आने वाले समय में इसका यूज़ होने वाला है। तो वेब 3 अभी तो क्या वेब 4 5 5 तक आ चुका है, तो हो सकता है मतलब कि वेब 3 ना पूछ करके वेब 5 के बारे में पूछ लें। तो आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वेब 3 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों को नियंत्रित कर सकता है। देख रहे हो क्या बोला, सकता है, यानी कि थोड़ी सी संभावना की बात बोली है। तो यानी कि ये राइट होने का बहुत ही अधिक संभावना रहती है इसकी भी। वेब 3 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी हो सकता है, तो शायद संभावना होगी कि जो वेब 3 है वो संसार में ब्लॉकचेन आधारित जो सामाजिक नेटवर्क है हो सकता है। वेब 3 किसी निगम द्वारा परिचालन होने की बजाय प्रयोक्ताओं के द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित होगा। यानी कि वेब 3 जो है इसको कोई, ये कहते हैं कि कम्युनिटी परिचालित करेगी, ना कि कोई कंपनी परिचालित करेगी। यानी कि कोई कंपनी के चलाने की तुलना में इसको क्या करेगा, कोई कम्युनिटी चलाएगी। तो यानी कि पूरा का पूरा समुदाय चलाएगा। तो इसका होने के यानी कि डाटा जो होगा डिसेंट्रलाइज होगा। तो यानी कि 3 के होने के भी चांस है। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3, 1, 2, 3। तो इसी प्रकार से मतलब कि संभावनाओं को आप ध्यान में रखते हुए आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाएँ, आपको यूपीएससी में फाइनली क्या है, 30 से 35 क्वेश्चन ही पढ़े हुए आएंगे। बाकी सारे के सारे आपको मतलब कि ऑन द स्पॉट सोचने पड़ेंगे, अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए, अपने गेस वर्किंग का यूज़ करते हुए इसको निकालने होते हैं। तो आप कितना भी पढ़ के जाएँ, आपको क्या 30 से 35 क्वेश्चन ही मिल पाएंगे ऐसे जो पढ़े हुए होंगे। वो भी मतलब कि पॉलिटी हो गया या हिस्ट्री हो गया, वहाँ से मिलेंगे। बाकी तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट मिल पाएँ। अगला देखिए पूछ लिया है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि मैंने अभी बोल भी दिया था, और अगर हम आगे आंसर मतलब कि क्वेश्चन भी बना दिया है सर यूपीएससी ने। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और एक होता है सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म। दो तरीके के होते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको। तो आपको बताना पहले कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में कौन से कथन सही हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कार्यकर्ता, प्रयोक्ता और अंतरराष्ट्रीय को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो सर्विस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है वो कार्यकर्ता, प्रयोक्ता और अंतरपृष्ठ को अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करके आंकड़ों को बदलाव कर सकता है। सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों यानी कि मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। यानी कि अपनी जो मोबाइल डिवाइसेस, जैसे कि कोई भी कम मोबाइल हो, उसके ज़रिए भी उस पर मतलब कि पहुँचा जा सकता है। क्या लिखा अगला, आउट आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल सर्विस जैसे सॉफ्टवेयर के एक रूप हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1, 2, 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। और मैंने अगला एक टर्म बोला था सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म। तो सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म, सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म ऐसा होता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जो सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर है, इसका जहाँ पर टेस्टिंग होती है उसे हम कहते हैं सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म। तो सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर और सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म दोनों में डिफरेंस है। सर्विस एज अ प्लेटफॉर्म क्या है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर की क्या कहते हैं कि टेस्टिंग होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संचार माध्यमों में बहुचर्चित, यानी कि हमारा संचार माध्यम है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, क्या है, प्रवाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली। देख रहे होंगे मतलब कि इंग्लिश इसका और हिंदी में कितना डिफरेंट है। तो प्रवाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, वैसे तो आप अगर हिंदी का इसका थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो आप इसके नाम से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अंतरिक्ष में अति ध्वनि मिसाइलों का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रहों का सामना कर उनका अंतरिक्ष में ही विस्फोट कराने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा कुछ है? अगला है, कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। क्या ऐसा कुछ है? कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। क्या कुछ ऐसा है? कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित चित्र स्थापित करता है। तो अभी देख रहे होंगे यानी कि प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली। तो इसका नाम से ही पता समझ में आ रहा है कि कोई कक्षा है, वहाँ से कोई बमबारी की जाने के संदर्भ में कोई प्रणाली है। तो वैसे तो हमारा ए, और क्या बोला मैंने, एक हमारा क्या है, अंतरिक्ष में अतिध्वनि मिसाइल का प्रमोशन और जो हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना करके उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोट करना। पहले तो हमारा ए लग रहा है। उसके बाद में क्या है, कोई अंतरिक्ष यान अन्य कक्षीय गतियों अन्य ग्रहों पर उतरता, तो ऐसा तो नहीं है। परंतु हमारा सी वाला भी अनुमान लग रहा है कि हो सकता है कि कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और क्या पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पे ऊपर मिसाइल को त्याग सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि सी होगा।
सी का मतलब क्या है कि ऐसी प्रौद्योगिकी के बारे में बात हो रही है कि क्या कर रहा है कि सैटेलाइट पे ही अपने मतलब कि जो मिसाइलें हैं उसको स्थित कर दे रहा है। सैटेलाइट पे ही अपनी मिसाइल को स्थित कर दे रहा है और अपने जो रिमोट सेंसिंग के ज़रिए किसी कक्षा मतलब कि पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर अपने लक्ष्य को मतलब कि टारगेट बना सकता है। तो इसे हम कहते हैं प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसको आपको आंसर देना था। और अगला तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटिंग वाले में मतलब कि क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इसका नॉर्मली आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए। क्या पूछा है हमारा क्वेश्चन? क्यूबिट क्यूबिट के बारे में आपको बताना है कि ये किसके संदर्भ में चर्चा में रहता है। और देख रहे हो कि कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। तो कभी कभी क्या मतलब कि थोड़े से ईजी क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेती है। तो बताना है क्या क्या क्लाउड सेवाओं में इसका यूज़ होता है, क्या क्वांटम संगणक के रूप में इसका यूज़ होता है, क्या दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी के रूप में होता है, क्या बेतार संचार प्रौद्योगिकी के रूप में इसका यूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में क्या था हमारे क्वांटम कंप्यूटर आता है। यानी कि क्यूबिट जो होता है हमारा क्या क्वांटम संगणक यानी कि क्वांटम कंप्यूटर में वो यूज़ होता है। और क्यूबिट का मतलब होता है कि जैसे कि क्या नॉर्मल कंप्यूटर किसमें कार्य करता है, बाइनरी में, या जैसे कि जीरो या वन, यानी कि एक समय में क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। पर क्यूबिट का मतलब होता है कि एक ही समय में जीरो या फिर वन दोनों हो सकते हैं। जीरो या वन, एक ही समय में जीरो और वन दोनों हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं क्यूबिट। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। कौन सी प्रौद्योगिकी क्या लघु परास युक्ति प्रौद्योगिकी मानी जा सकती है, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसको माना जा सकता है। और आपने अगर शुरू में देखा होगा तो शुरू में भी हमने इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन पे चर्चा की थी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने उसको क्वेश्चन को पढ़ा है और उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया तो आप इसका आंसर आराम से दे पाते हैं। तो जिसने जिसने इसको क्लास ली होगी वो वाली, वो क्या करेगा, इसका आराम से आंसर दे पाएगा। जैसे कि हमारा नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन से था, निकट परिपथ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इसका यूज़ होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। और रेडियो आवृत्ति अविनिर्धारण, ये भी हमारा सही है। बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तो हमारा ये भी सही है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। और अगला क्या हमारा है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परत वायु फिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरापों पर बन सकती है, यानी कि जो हमारा वायु फिल्म होती है क्या मानव के ऊतक के भीतरी चिकित्सकीय अंतरापों पे बन सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो हमारी भीतरी अंतरापों पे बन सकती है। जैव परत खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है क्या, बिल्कुल सही बात है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है, तो हमारे क्या है प्रतिजैविक प्रतिरोध भी दर्शा सकती है। जहाँ पे क्या संभावनाओं की बात हो वहाँ पे बहुत अधिक संभावना होती है कि क्वेश्चन तीन के तीनों सही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, वन टू थ्री, तीन के तीनों सही हैं। पर यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि अगर जहाँ पे सकता है सकता बोल रहा है या फिर संभावना की बात बोल रहा है तो सारे के सारे सही होंगे। वहाँ पे आपको अपना मतलब कि अपने अपने अनुभव का यूज़ करना है, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड और अपने जो जितना भी नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसका टोटल यूज़ करने के बाद ही आपको ऐसा करना होता है। ऐसा नहीं कि अंदर पूरा तुक्का लगा के सीधे सीधे डी लगा के चले आए सभी में, तो फिर बहुत ही अधिक क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना हो जाएगी। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक के बारे में पूछ लिया, जो कि हमारा क्या है बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। और प्रोबायोटिक को हिंदी में कहते हैं प्राजैविकों के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। क्या प्राजैविक यानी कि जो हमारे प्रोबायोटिक्स होते हैं क्या जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं? तो हाँ, हमारे के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, विषाणु और ईस्ट दोनों के बन सकते हैं। उसके बाद में बोला है प्रोजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्यों में होते हैं किंतु नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नाल में नहीं पाए जाते हैं। कि हमारी जो आहार नाल होती है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो हमारे क्या प्राकृतिक रूप से ही होते हैं। तो इसका मतलब हमारा दूसरा गलत हो जाता है। दूसरा गलत होते ही हमारे पास 50-50 आ चुका अभी। प्राजैविक दुग्ध शर्करा में पाचन में सहायक करते हैं, तो यानी कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो मिल्क शुगर यानी कि जो दुग्ध शर्करा है उसको पाचन में सहायक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1 और 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानव में शरीर में बी कोशिका, बी सेल और टी कोशिका, बी सेल और टी सेल के संदर्भ में कौन सा इसकी भूमिका का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है।
तो आपको ये बताना था। वे शरीर को पर्यावरणीय एलर्जी से सुरक्षा करते हैं। क्या हमारे जो शरीर को एलर्जी से सुरक्षा करते हैं क्या? वे शरीर के दर्द और सूजन को अप्रशमन यानी कि क्या सूजन को कम करते हैं क्या? वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोध की तरह काम करते हैं। क्या हमारी जो प्रतिरक्षा निरोध है उसकी तरह काम करते हैं? वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं। तो क्या वो हमारे रोगजनकों से होने वाले रोगों को बचाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? जो बी और टी कोशिकाओं के बारे में सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जो अगला क्वेश्चन हमारा है सौर तूफान यानी कि सोलर सौर क्या लिखा? प्रज्वला। यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी संभव प्रभाव हो सकते हैं? यानी कि अगर कोई सौर तूफान है वो अगर पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जीपीएस, दिक संचालन, नेविगेशन यानी कि जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं। तो ये तो हमारा मतलब कि कन्फर्म है कि हाँ, अगर कोई सौर तूफान अगर भारत में मतलब सॉरी मतलब कि पृथ्वी पर आता है तो जो हमारी जीपीएस होगा और नेविगेशन होगा वो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को मतलब कि डिफरेंट कर देंगे। तो यानी कि ये तो हमारा होगा ही होगा। इसका मतलब एक जिसमें नहीं है उसको काट सकते हैं हम। अभी हमारे पास 3 बचे हुए हैं। विस्वदीय क्षेत्र में सुनामियाँ आ सकती हैं। क्या हमारा जो विस्वत क्षेत्र है वहाँ पे क्या सुनामियाँ आ सकती हैं? तो अगर आपने ज्योग्राफी का थोड़ा सा टर्म पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि जो सुनामी किसके लिए आती है? सुनामी भूकंप के जरिए आती है। अगर वो जो अगर हमारा समुद्र है, समुद्र की अगर सतह के नीचे अगर कभी भूकंप आता है तब सुनामी आती है, ना कि सूर्य तूफान से आती है। तो हम 2 को काट सकते हैं। तो 2 को काटते ही हमारे पास आंसर कहाँ से आया अभी? तो 2 को काट दीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अभी देख रहे हो हमारे पास राइट आंसर मिल चुका है और इतनी आसानी से हम क्या आंसर तक पहुँच गए। बस क्या होगा, अगर आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला बोला है 3 बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। क्या हमारी जो बिजली ग्रिड है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं? तो यानी कि यहाँ पे 3 दिया है, इसका मतलब 3 सही होगा। अगला चौथा है पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर ध्रुवीय तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ क्या है ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं। तो पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर क्या है तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं। अगला है ग्रह। 5वां तो हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है 5 नहीं है। ग्रहों के अधिकांश हिस्सों पर क्या लिखा? दवाग्नियाँ यानी कि आग की घटनाएं घटित हो सकती हैं क्या? तो वैसे तो अगर आप नॉर्मली अगर सोचेंगे कि क्या सूर्य तूफान से मतलब कि पृथ्वी के अधिकांश सतह पर आग की घटनाएं हो सकती हैं, परंतु ये क्या हमारा गलत हो जाता है इसका आंसर। क्योंकि वो क्या होता है मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मतलब कि ज्वाला पृथ्वी पे आ जाती है, बस क्या है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बदल देती है। उसके बाद में उपग्रह की कक्षाएँ विक्षुब्ध हो सकती हैं। तो हमारा यानी कि 6 वाला भी सही होगा और 7वां भी सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान एक लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो रेडियो संचार तो मैंने पहले ही बता दिया कि बाधित हो सकता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा? डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? तो आपको बताना है डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। तो इसमें कथन दिए हैं 3। किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए या किसी डीएनए के जरिए आप किसी प्राणी जो पादप है उसके जो आयु है उसको निकाल सकते हैं। और सबसे पहले तो विकल्प देख लीजिए कि 3 के तीनों तो किसी में नहीं, यानी कि इसमें से कोई 1 या 2 तो गलत है ही हैं। तो यानी कि 1 या 2 में से किसी एक को हटाना या फिर 2 को हटाना पड़ेगा। तो क्या किसी पादप या प्राणी की आयु को निकाला जा सकता है क्या? समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। तो डीएनए बार कोडिंग का यूज़ हाँ या तो यानी कि सेकंड वाला तो हमारा 100% होगा कि 2 प्रजातियाँ हैं उनके मध्य डिफरेंट यानी कि भिन्नता को निकालने के लिए इसका यूज हो सकता है। तो 2 जहाँ पे नहीं है उसको काट दीजिए। तो 2 हमारे यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर कितना बचा है? या तो हमारा डी होगा या सी होगा। तो सी का मतलब क्या है? 2 तो हमारा कॉमन है, तो 2 में सब में है। अगला है हमारे प्रसाधन उत्पादों में वांछित प्राणी या पादप सामग्री की पहचान के लिए। तो पहचान के लिए तो इसका यूज़ हमारा ऑलरेडी यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा? 2 और 3 सही हो जाता है। परंतु इससे किसी पादप या प्राणी की कोई भी पादप हो या कोई प्राणी हो उसकी क्या हम आयु को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, 2 और 3 सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कार टक्कर 1 मिनट क्या पूछा है? उपरोक्त में से क्रियाओं पर विचार करना है। उपरोक्त में से किन की क्रियाओं में त्वरण मापी यानी कि एक्सेलेरोमीटर का
प्रकार की आवश्यकता होती है, यानी कि जो एक्सेलेरोमीटर होता है किसका किस किस में यूज़ होता है आपको बताना है। कार कार क्रैश या कार टक्करों का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है, यानी कि हमारी जो कारों में टक्कर होती हैं उसके ज़रिए क्या मतलब एयरबैग तुरंत फैल जाते हैं, क्या उसमें एक्सेलेरोमीटर का यूज़ होता है? तो बिल्कुल सही बात है। और लैपटॉप अचानक धरती पर गिर पड़े जिससे उसके हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाती है, क्या इसके लिए इसका यूज़ होता है पता लगाने के लिए? तो यानी कि हमारा ये भी सही है। स्मार्टफ़ोन के झुकाव जिससे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में, यानी कि जब हम अपना फ़ोन को मोड़ते हैं पोर्ट्रेट में करते हैं या फिर लैंडस्केप में करते हैं तो क्या हमारे जो डिस्प्ले घूम जाती है उसका पता लगाने के लिए, तो उसके लिए भी एक्सेलेरोमीटर का यूज़ होता है। तो देख रहे होंगे कि एक एक्सेलेरोमीटर जो है एक्सेलेरोमीटर है जो त्वरणमापी है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 3 के तीनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 2023 का। इसमें बोला है ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तत्व, यानी कि जो कार्बन तंतु है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की तरीके से एक तरीके से बोल सकते हैं। तो कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल हो सकता है, तो ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट में कार्बन तंतुओं का यूज़ हो सकता है। और इसके बाद में बोला है कि कार्बन तंतुओं का एक बार उपयोग होने के बाद में पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है कि कार्बन जो तंतु होते हैं उनका क्या पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो 2 गलत हो जाता है, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा? केवल 1 सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के पास अपनी उपग्रह प्रणाली है, मार्गदर्शन प्रणाली है? तो आपको इन सारे के सारे देशों में से आपको बताना है कि किसके पास अपनी उपग्रह मार्गदर्शन प्रणाली, यानी कि जैसे कि जो अमेरिका का जीपीएस है, जीपीएस की तरह ही कौन-कौन देश हैं उसके पास अपनी मार्गदर्शक प्रणाली है। तो इसमें से कोई एक देश है। तो आपने कभी क्या अगर सुना हो जो हमारा क्या है ग्लोनास किसकी है? रूस की है। रोस सॉरी ग्लोनास है जो है यूएसए की। 1 मिनट में थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सही मैंने बोला, क्या बोला मैंने? जो जीपीएस है वो किसकी है? यूएसए की है। और जो ग्लोनास है यानी कि ग्लोनास किसकी है? रूस की है। वहीं जो हमारी गैलीलियो है, गैलीलियो किसकी है? यूरोपियन यूनियन की है। और उसके बाद में एक आती है बाईड्यू, तो बाईड्यू किसकी है? चीन की है। और मैंने बोला इसमें से किसकी, यानी कि इजराइल की कोई भी अपनी नेविगेशन प्रणाली खुद की नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया की है, ना ही कनाडा की। और जापान की एक अपनी है जाक्सा करके। तो जापान की क्या होगी? जाक्सा। और वहीं भारत की अपनी क्या है जो कि हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में बात की थी, इंडियन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसके बारे में हम लोगों ने क्या ऑलरेडी बात की थी पिछले अपने वीडियो में। और इसमें ये भी बताया था कि जियो सिंक्रोनस में कितने हैं? 3 हैं। जियो स्टेशनरी में कितने हैं? 4 सैटेलाइट इसके हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और इसे क्या हम कहते हैं? नाविक भी कहते हैं। तो नाविक भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और अगला क्वेश्चन हमारे क्या होगा? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन क्यों किया गया है? तो अंतरिक्ष में पिंड और वर्णन क्यों किया गया है? जो सेफिड होता है क्या हमारा, जो सेफिड क्या है और निहारिका क्या है, पल्सर क्या है, इन सारे के सारे के बारे में आपको बताना है। तो सेफिड क्या होता है? सेफिड, क्या सेफिड हमारा जो अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल हैं, क्या सेफिड के बारे में कौन से सही सुमेल है? देख रहे हैं सही सुमेल पूछा। तो ये आप देख रहे हो अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल किसके लिए हैं? सेफिड के लिए हैं। किसके लिए हैं? बल्कि निहारिका के लिए हैं। यानी कि हमारे जे 1 और 2 आपस में मैच नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? यानी कि पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि दूसरे वाले का पहले में मैच कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे 3 तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, 3 के तीनों भी नहीं सही हो सकता और 2 के दोनों भी नहीं सही हो सकता। तो अभी या तो केवल हमारा तीसरा सही है या फिर तीनों तीसरा भी गलत है। तो पल्सर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो पल्सर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का एक ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निताप यानी कि उनका अंत हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? पल्सर बनता है। इसका मतलब कि विशाल तारा कोई है, न्यूट्रॉन तारा है जिसका खत्म होने पर पल्सर निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा, यानी कि केवल एक सही होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं। बाकी क्या करते हैं आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। और आप लोग अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका कैसा लग रहा है, या कुछ इसमें कुछ बदलाव अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक और ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद।